नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम जायसी के नागमती वियोग खंड को पढ़ रहे थे, जो कि जायसी के सूफी प्रेमाख्यानक काव्य पद्मावत से अवतरित है। जहां हम नागमती वियोग खंड के उन काव्यांशों को पढ़ रहे हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। साथ ही साथ हमने जायसी के विरह वर्णन की प्रमुख विशेषताओं पर भी बात की। हमने चर्चा की थी कि जायसी ने उस समय में भारतीय परंपरा अनुसार विरह वर्णन की 12 मासा पद्धति का अनुसरण किया है, जहाँ 12 मासों की जो प्रकृति है वह किस प्रकार संतप्तकारी होती है और किस प्रकार विरहिणी नायिका को एक एक क्षण पति के बिछोह में बिताना कठिन होता चला जाता है। इन सभी पर चर्चा हमने की थी। तो आज हम जिस काव्यांश को पढ़ने जा रहे हैं उन्हीं पंक्तियों से नागमती के वियोग वर्णन के अंतर्गत 12 मासा प्रारंभ होता है। और बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि जो जायसी ने नागमती के वियोग वर्णन में 12 मासा पद्धति को अपनाया है, उस 12 मासा पद्धति में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया गया है। तो जिसका उत्तर है कि आषाढ़ मास से जायसी ने नागमती के वियोग वर्णन में 12 मासा पद्धति का प्रारंभ किया है। तो प्रस्तुत अवतरण में कवि ने आषाढ़ में होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ नागमती की विरह अवस्था का भी मार्मिक चित्रण किया है। आइए चलते हैं काव्यांश की व्याख्या की ओर। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह दुंदु दल बाजा, धूम श्याम धोरे घन धाये, सेत दुजा बगुपांति दिखाए, खरग बीज चमके चहु ओरा, बूंद बान बरसे घन घोरा, अद्रा लाग बीज भूई लेई, मोहि पिय बिनु को आदर देई, ओनी घटा आई चहु फेरी, कंत उबारू मदन हो घेरी, दादुर मोर कोकिला पीऊ, करही बेज घट रहे न जीव, पूरब नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हो बिनु नाह मंदिर को छावा, जिन घर कंता ते सुखी, तिन गारो तिन घर, कंत पियारा बाहिरे, हम सुख भूला सर। तो संदर्भ हमारा पूर्वत ही रहेगा विद्यार्थियों। और जहाँ तक प्रसंग की बात है तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने आषाढ़ माह में होने वाले परिवर्तन और इन परिवर्तनों के साथ ही साथ नागमती की विरह वेदना का मार्मिक चित्रण किया है। और हमें यह अवश्य ध्यान में रखना है कि नागमती का जो वियोग वर्णन है जायसी ने, जिसमें 12 मासा पद्धति का अनुसरण किया है, इस 12 मासा का प्रारंभ इन्होंने आषाढ़ मास से किया है। तो नागमती कहती है कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, कि आषाढ़ का महीना आ गया है, मेघ है जो आकाश में गरजने लगे हैं, विरह ने साजा विरह दुंद दल बाजा, और विरह ने क्या कर ली है, युद्ध की तैयारी कर ली है, उसकी सेना आ पहुंची है, दुंद दल बाजा, दल यानी सेना, विरह ने युद्ध की तैयारी कर ली है और उसकी सेना आ पहुंची है। धूम श्याम धोरे घन दाए, धुएं के जैसे रंग के काले और गोरे बादल सैनिकों की तरह आकाश में दौड़ने लगे हैं, धाए यानी दौड़ने लगे हैं। सेत ध्वजा बगुपांति दिखाए, और बीच बीच में जो बगुलों की पंक्तियां उड़ रही है, सफ़ेद रंग के बगुलों की पंक्तियां श्वेत ध्वजा के समान दिखाई देने लगी है। खरग बीज चमके चहु ओरा, बूंद बान बरसे घन घोरा, जो मेघों की बिजलियां हैं वह तलवार से चमकने लगी है, और बिजली रूपी तलवार चारों ओर चमकने लगी है, और जो मेघ है वह बूंद रूपी बाणों की घनघोर वर्षा करने लगे हैं। विद्यार्थियों, यहाँ हमें रूपक अलंकार देखने को मिल रहा है, जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया गया है। जहाँ बगुलों की पंक्तियों पर श्वेत ध्वजा का आरोप किया गया है, काले सफ़ेद बादलों पर सैनिकों का आरोप किया गया है, खरग बीजू चमके चहु ओरा, और ये जो मेघों की बिजलियां हैं यह तलवार के, खड़ग यानी तलवार का आरोप किया गया है बिजलियों पर। उसी प्रकार वर्षा की जो बूंदें हैं उस पर बाण का आरोप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ हमें इन पंक्तियों में रूपक अलंकार देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो प्रथम पंक्ति है, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, यहाँ हमें असंगति अलंकार देखने को मिल रहा है। असंगति अलंकार विद्यार्थियों वहाँ होता है जहाँ कारण कहीं और कार्य कहीं और वर्णित किया जाता है, यानी कारण और कार्य में संगति नहीं होने पर असंगति अलंकार होता है।
अद्रा लाग बीज भुई लेई, मोहि पिय बिनु को आदर देई। हे प्रियतम मेरी रक्षा करो, मुझे अद्रा लाग बीज भुई लोई कि अब तो अद्रा नक्षत्र भी लग गया है। मोहि प्रिय बिनु को आदर दे कि मेरे प्रिय के बिना मुझे कौन आदर सत्कार सम्मान देगा। ओने घटा आय चहु फेरी, अब क्या है चारों तरफ जो है घटाएं हैं बादलों की उन्होंने घेर लिया है। कंत उबारू मदन हो घेरी, कंत यानी हे प्रिय हे पति मुझे मेरी रक्षा करो। मदन हो घेरी, मुझे कामदेव ने घेर लिया है। दादुर मोर कोकिला पीऊ, करही बेज घट रहे न जीऊ। साथ ही साथ क्या हो रहा है कि चारों तरफ दादुर यानी मेंढक, मोर, कोयल और पपीहा है, ये शोर मचा रहे हैं। तो ये सारे क्या है कामदेव के सैनिक से प्रतीत हो रहे हैं। और इन शब्दों को सुनकर मेरे हृदय पर बिजली सी गिरती है और मेरे प्राण व्याकुल होकर इस शरीर को छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। कहने का आशय है ये जो भी शब्द बोल रहे हैं ये सभी मुझे प्रिय के बिछोह के कारण अत्यंत प्राणघातक और संतप्तकारी लग रहे हैं। पूरब नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हो बिनु नाह मंदिर को छावा। हे प्रिय अब तो पुष्य नक्षत्र भी सिर पर आ गया है। मैं तो बिना स्वामी बिना नाह यानी बिना नाथ के हूँ, बिना पति के हूँ। अब मेरा मंदिर कौन छुआएगा, अर्थात मेरा घर कौन बनाएगा। जिन घर गंता ते सुखी, तिन गारो तिन गर्व, कंत पियारा बाहिरे हम सुख भूला सर्व। आगे नागमती कहती है जिनके पति घर में हैं वही सुखी हैं और उन्हीं को गौरव और गर्व है। मेरा प्रिय कंत तो क्या है बाहर है, मुझसे दूर है, इसलिए मैं तो सारे सुखों को भूल चुकी हूँ। वही विशेष में हम बात करें तो असंगति अलंकार, रूपक अलंकार, वियोग श्रृंगार रस, अवधि भाषा, दोहा चौपाई शैली। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि जो जायसी के काव्य में हमें अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है वह बहुत ही स्वाभाविक अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया है। कहीं भी उन्होंने सायास जबरदस्ती अलंकारों को अपने काव्यांश में प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं किया है। सावन बरसी मेह अतिवानी, मरनी भरई हो विरह झुरानी। लागू पुनर्बसु पियू न देखा, भे बाउरी कह कंत सरेखा। रकत क आंसू परे भुई टूटी, रेंगी चली जनुबीर बहूटी। सखिन रचा पियू संग हिंडोला, हरियर भुई कुसंभी तंचोला। हिय हिंडोल जस डोले मोरी, बिरह झुलावे दे छंकोरी। बाट असूज अथाह गंभीरा, जीव बाउर भा भवे भंभीरा। जगजल बूढ़ी जहाँ लगिता की, भोर नाव खेवक बिदु थाकी। पर्वत समुद्र अगम बिच, बन बेहड़ घन ढंक। कि भी करी भेंटो कंत, तो ही ना मोही पावन पंख। तो प्रस्तुत काव्यांश की हम बात करें संदर्भ हमारा पूर्ववत ही रहेगा, प्रसंग भी हमारा पूर्ववत ही है इसमें, क्योंकि अब बस आषाढ़ माह के स्थान पर कवि जायसी ने श्रावण मास में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों और उस श्रावण मास में नायिका की विरह वेदना का मार्मिक चित्रण किया है। तो कवि कहते हैं सावन बरस मेह अति पानी, भरसी परी हो विरह जुहाने। तो जायसी के वर्णनानुसार नागमती कहती है कि सावन के महीने में मेघों से खूब पानी बरसता है, भरन पड़ रही है, यानी जहाँ देखो वहाँ पानी ही पानी है। फिर भी मैं हूँ यानी मैं विरह जुरानी, मैं विरह से व्याकुल होकर सूख रही हूँ। तो विद्यार्थियों यहाँ हमें विशेषोक्ति विरोधाभास अलंकार भी देखने को मिल रहा है। विरोधाभास अलंकार वहाँ होता है विद्यार्थियों जहाँ वास्तव में विरोध तो नहीं होता किंतु विरोध की प्रतीति होती है, विरोध का आभास होता है। तो यहाँ क्या विरोधाजनक बात नज़र आ रही है कि चारों तरफ पानी भरा पड़ा है फिर मैं कैसे सूख रही हूँ। तो ये यहाँ पे कि भरनी भरई हूँ विरह झुरानी, जब नागमती कहती है चारों तरफ पानी ही पानी भरा पड़ा है और मैं विरह से सूखती जा रही हूँ, तो इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। लागू पुनर्बसु पियू न देखा, भे बाउरी कह संत सरेखा। अब नागमती कहती है पुनर्वसु नक्षत्र लग गया है और मैंने अभी तक प्रिय अपने सुंदर चतुर सुजान प्रिय को नहीं देखा है। मैं और उसको बिना देखे मैं बाउरी पगला सी गई हूँ, बावली हो गई हूँ। रकत का आंसू परे भुई टूटी, रेंगी चली जनुबीर बहूटी।
नागमती कहती है कि जो रक्त के आंसू है वह पृथ्वी पर गिर रहे हैं, मानो वे रक्त के आंसू ही बीर बहुटियों के रूप में ज़मीन पर रेंग रहे हैं। बीर बहुटी विद्यार्थियों एक लाल रंग का छोटा सा कीड़ा होता है, और रक्त के आंसू यहाँ पे हमें जायसी के विरह वर्णन में फारसी प्रभाव दिखाई दे रहा है। जहाँ रक्त मांस जैसे विभत्स दृश्यों का संयोजन होगा, वहाँ ये फारसी प्रभाव के कारण ही होगा। तो इस पंक्तियों में हमें नागमती के विरह वर्णन में, या यूँ कहें जायसी के विरह वर्णन में, फारसी प्रभाव देखने को मिल रहा है। और सखिन रजा पिवसंग हिंडोला, हरियर भुई कुसुम्भी तनचोला। अब नागमती कहती है कि सभी सखियों ने अपने अपने पतियों के साथ हिंडोला यानी झूले सजा लिए हैं। हरियर भुई, सारी धरती हरी भरी हो गई है, और सबने कुसुम्भी रंग के वस्त्र भी पहन लिए हैं। हिय हिंडोल जस डोले मोरी, किंतु मेरा तो हृदय ही हिंडोले की तरह, झूले की तरह ऊपर नीचे हो रहा है। विरह झुलावे दे झंकोरी, और इसे कौन झुला रहा है? विरह ही इसे झकोले देकर झुला रहा है। बाट असूज अथाह गंभीरा, जीव बाउर भा भवे भंभीरा। अब नागमती कहती है कि प्रिय तक पहुँचने का जो मार्ग है वह असूज है, अथाह है और गंभीर है, और इसके कारण मेरा जो जी है, मेरे जो प्राण है, वह बावले भंभीरी के समान वहाँ चक्कर लगा रहे हैं। भंभीरा एक प्रकार का पतंगा ही होता है विद्यार्थियों, जो वर्षा ऋतु में क्या होता है, वर्षा के अंत में पानी के किनारे जो घास होती है उस पर हमें दिखाई देता है, और वह वहाँ अपने पैरों को हिलाकर भन भन की ध्वनि उत्पन्न करता रहता है। तो वही दशा यहाँ नागमती की हो गई है कि वह प्रियतम से मिलना तो चाहती है, किंतु प्रियतम तक पहुँचने का रास्ता कैसा है? असूज अथाह गंभीर है। इसके कारण जो नागमती के प्राण है वो वहीं बंभीरा के समान उसी जगह चक्कर काट रहे हैं। जग जल बूढ़ी जहाँ लगी ताकी, कि जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक पृथ्वी पर पानी ही पानी दिखाई देता है। भोर नाव खेवक बिदु थाकी, किंतु मेरी जो नाव है वह मेरे प्रिय रूपी खेवक के बिना ठहरी हुई है। पर्वत समुंद अगम बिच, बन बेहड़ घन ढंक, कि भी करी भेंटो कंत तो ही, ना मोही पावन पंख। अब नागमती कहती है कि हे प्यारे, मैं तुमसे आकर कैसे मिलूं, तुमसे मैं कैसे मिलन करूं? ना तो मेरे पाँव हैं और ना ही मेरे पंख है जिसकी सहायता से मैं उड़कर तुम्हें प्राप्त कर सकती हूँ। और रास्ते में क्या है? बहुत सारा पर्वत है, पर्वत समुद्र अगम, पर्वत है, समुद्र है, बीहड़ वन है, घने ढाक के जंगल हैं, सुनसान स्थान है। यानी तुम तक पहुँचने का मार्ग अत्यंत कठिन है, और मेरे पास ना पाँव है ना पंख है। कहने का आशय है, पाँव से यहाँ ये है कि विरह व्यथा में इतनी अधिक कमज़ोर नागमती हो गई है कि वह चल सकने में भी असमर्थ हो गई है, और पंख नहीं है इसलिए वह उड़कर भी नहीं आ सकती है। तो कहने का आशय यही है, नागमती विरह के कारण इतनी अधिक अशक्त हो गई है कि उससे चला भी नहीं जा रहा है, इसलिए वह चाह कर भी अपने प्रिय पति से भेंट नहीं कर पा रही है। भाषा वही अवधि, दोहा चौपाई शैली, जहाँ 7 चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम देखने को मिल रहा है। अलंकारों की हमने बात की विद्यार्थियों, तो यहाँ हमें विरोधाभास, साथ ही साथ विशेषोक्ति अलंकार भी देखने को मिल रहा है। उदाहरण अलंकार भी है, जहाँ हमें उदाहरणों के द्वारा जिस प्रकार जो रक्त के आंसू गिर रहे हैं उन्हें वीर बहुटी के समान बताया गया है। उपमा अलंकार भी देखने को मिल रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।